अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि हमारा जो टॉपिक होंगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि जो सेट्स होंगे वो हमारे अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, सेट्स आपके दो हिस्से में डिवाइड हो गए। एक एडवांस सेट में चला जाएगी चीज़ और दूसरी चीज़ चली गई है हमारी कैलकुलस की तरफ, यानी कि जो असल मैथ है। सर क्वेश्चन वाला ले लेते कोई सर। बस बेटा वो बच्चे तैयार नहीं है, कुछ बच्चों का मैसेज आ गया, वो कहते थे हमने एमसीक्यू तैयार किए, कुछ वो कह गए वो मैं व्हाट्सएप पे शो कर दूंगा, उसके बाद कर अब टाइम वैसे भी 15 मिनट गए हैं, इसमें ये स्टडी कर। अच्छा जी, ये सेट्स है आपका। सेट्स अब आपके दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं, एक कैलकुलस या मैथ में चला गया है, दूसरा आपका एडवांस सेट में चला। एडवांस सेट में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें से मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताने लगा हूँ जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ, वो क्या चीज़ है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? ये ग्राफ होता है किसका? एक सेट का। ये कोई सेट होता है तो उसका जो ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। वेन मैथमेटिशियन का नाम है, वेन जो था वो मैथमेटिशियन था, उसने ये पिक्चर्स बनाई थी तो उसको हम वेन डायग्राम। फिर जो कैलकुलस होगा, वो जो हमने फंक्शन आज जहाँ पे जो खत्म किया था, फंक्शन लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो ये फंक्शन से आगे जो चीज़ें चलेंगी वो हमारा कैलकुलस में चला। ठीक है, ये हमारा एडवांस मैथमेटिक्स में चला जाएगा। फिलहाल जो वो सेट है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मगर मैं सिर्फ एक ग्राफिकल पार्ट को आके इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ, फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो हम फंक्शन को आगे लेते हैं। अच्छा, अब वेन डायग्राम यहाँ पे देखो। अब वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम ये होती है कि अ डायग्राम और ग्राफ होगा विच शोज रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट सेट, यानी कि जो डिफरेंट सेट के हमने रिलेशंस पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे? यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, कंप्लीमेंट पढ़ा था। उन सब को जब हम शो करेंगे ग्राफ के जरिए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम का। ठीक है, और एक रेक्टेंगल हम उसके अंदर बनाते हैं। रेक्टेंगल जो होती है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल देख लें, जैसे एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और एक मेरे पास सेट है ए। जब इसको हम शो करेंगे तो शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल। अभी मैंने बताया कि रेक्टेंगल क्या शो करेगी? यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। तो ये जो रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसके कोने में हम एक यू लिखते हैं। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। फिर जो दूसरा सेट होगा जिसको हम स्टडी करेंगे, देखें दोबारा, ये ग्राफ है किसका? शोज रिलेशन बिटवीन सेट्स। जो सेट्स होंगे उसके रिलेशंस को शो करता है। तो जो सेट्स होंगे हम उसको सर्कल के साथ शो। जो रेक्टेंगल होगी उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसको यू से लिखते हैं कोने में, और एक जिस सेट को हम स्टडी करते हैं उसको हम सर्कल की शक्ल में लिखते हैं और उसको हम ए के साथ या बी के साथ शो करते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है। अब एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास एक सेट है ए 4 और 5। जब इसका ग्राफ बनाएंगे वेन डायग्राम, इसको मैं सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ कि किससे हम शो करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनेगी, उसको हम यू के साथ लिख दिया। एक सर्कल बनेगा, उसको हमने क्या कर दिया? ए, क्योंकि हमारा सेट क्या है? ए है। अब जो एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? ए के अंदर 4 और 5 है। ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 4 और 5। यूनिवर्सल में क्या है? 1 2 3 4 5। 4 5 इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो अगर नंबर दोनों में आ जाए तो वो हम ए के साथ लिखते हैं। ए के अंदर एलिमेंट क्या आ गए? 4 और 5। तो 4 और 5 निकाल दें यूनिवर्सल में, बाकी क्या बचे? 1 2 3। तो ये 1 2 3 इसके अंदर। तो जब ये यूनिवर्सल होगा तो यूनिवर्सल के अंदर ए मौजूद है, ये इसके अंदर ही मौजूद है, तो 4 5 ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल में भी चला जाएगा और ए में भी चला। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सेट उसको वेन डायग्राम को शो करते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से उसके अंदर यू लिख देते हैं, और जो ए सेट होता है उसके अंदर सर्कल बना देते हैं, उसको ए से लिखते हैं, और जो ए के अंदर एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख देते हैं, जो बाकी बचते हैं वो हम यूनिवर्सल के अंदर। अब देखें इसी का मैं पढ़ता हूँ ए कम्प्लीमेंट। इसका मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये सिंपल मैंने शो करने का तरीका था। अब एक कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से हमने ए को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो ए में से हम 4 5 को निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? 1 2 3। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया? 1 2 3। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में पहले क्या बनाया? आपने यू बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। पहले हमने क्या बनाया? यू बना दिया। फिर हमने क्या किया? एक सर्कल बनाया जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे? 4 5। अब हमारा आंसर क्या आया? ए कम्प्लीमेंट में आंसर क्या आया? 1 2 3। अब 1 2 3 देखें ग्राफ में कौन सा है? ये वाला है।
4 5 तो उसके अंदर आ गया। तो जो 1 1 2 3 हमारा आंसर है उसको हमने क्या करते हैं, शेड कर दें। जो शेड करेंगे यही शेड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। शेडेड रीजन इज आंसर। ये जो शेड किया है यही हमारा क्या होगा, आंसर है। ये वाली जो चीज शेड नहीं की ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं ये लेता हूँ यूनिवर्सल सेट में यही ले लेता हूँ, बी में ये ले लेता हूँ 4, ठीक है। अब बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी कम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें, यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें तो 4 निकल गया। बाकी क्या बचा, 1 2 3 और 5 बचा। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले ये यू आ गया, फिर इसके अंदर क्या बनाया आपने, बी बनाया। बी के अंदर एलिमेंट कौन सा है, 4 है। जो बाकी बचेंगे वो यू में आ जाएंगे। और जो बी कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट वो क्या बनेगा आपका, बी कम्प्लीमेंट 1 2 3 और 5, ये इसका बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये यहाँ पे मौजूद है, इसी को हम क्या कहेंगे, शेड कर। ये मैंने शेड किया। 4 आंसर में नहीं है, 4 हमारा आंसर में नहीं है। आंसर में क्या था, 1 2 3 और 5 था। तो ये यहाँ तक किसी का कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना हो। नो सर, क्लियर हो गया। चलो अब ये तो एक सेट का था, अब एक से ज्यादा होंगे। ये एक सेट का है क्योंकि हमने भी यहाँ पे लिखा है कि विच शोज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स। वो सेट एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखें अगर 2 सेट आ जाए, जैसे ये यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है, अब ए यूनियन बी है। ए मेरे पास क्या था, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल की, ए क्या था 4 और 5, बी क्या था 4। अब इनका यूनियन, ए और बी का यूनियन, यूनियन क्या बनेगा इसका, 4 और 5 बन जाएगा। इसका यूनियन क्या बनेगा, 4 और 5। अब जब पहले हम शो करेंगे तो पहले क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट। अब कितने सेट आ गए हैं, 2 आ गए हैं, एक ए आया और एक बी आया। ए और बी में कॉमन भी है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। कॉमन कौन सा है, 4 है। तो जब आप बनाओगे इसके लिए, तो ये आपने ए बनाया, ये आपने बी बनाया, ये इसका कॉमन पोजीशन है, ये वाला जो बी में भी आ गया और ए में भी आ गया। तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट आ गया, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। जो 5 एलिमेंट है वो किसमें आ गया, ए में, तो ये ए वाले में लिख दिया, ठीक है। और इसमें 1 2 3 तो नहीं आ गया, वो यू में आ गया, तो वो यू में लिख दिया 1 2 3, ठीक है। मैं इसको अलग से पहले बनाता हूँ। देखिए पहले आपने क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कौन कौन से बनाने हैं, ए और बी। ये आपका ए सर्कल आ गया, ठीक है। अगर बी का एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हो तो फिर हम कॉमन पोर्शन भी बना देते हैं। अब 4 मौजूद था ना, 4 इसके अंदर मौजूद था, तो हमने ये वाला कॉमन पोर्शन भी बना दिया। और इसी में वो कॉमन एलिमेंट लिख दिया, 4 जो दोनों में आ गया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए में क्या था, 4 5, 4 तो इसमें आ गया, तो 5 अब बच गया तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये 4 बी में भी आ गया, ए में भी आ गया, और 5 जब सिर्फ ए में आ गया। अब बाकी यू के जो एलिमेंट थे वो क्या थे, 1 2 3 4 5, बाकी क्या बच गए 1 2 3, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ए और बी का क्या है, यूनियन है। यूनियन में एलिमेंट क्या आते हैं, 4 5, तो शेडेड रीजन क्या बनेगा, वो ये शेड बन जाएगा। यू नहीं आ रहा, यू का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, ए और बी को हमने शो करना। अच्छा अगर फर्स्ट करें हमारे पास ए मेरे पास आता है 4 5, ठीक है, और बी मेरे पास आ जाता है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा पहले क्या बनाया, यू बना दिया। अब आपने क्या बनाया, ए बनाया। अब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जब कॉमन होगा तो उसको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर शो करते हुए। अगर इन दोनों में एलिमेंट कॉमन ना हो तो बी को अलग से लिख देंगे। अगर कॉमन ना हो तो हम इसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं बनाएंगे, ये पोर्शन उस वक्त बनाएंगे जब कोई एलिमेंट कॉमन होगा, एक हो या 2 हो या जितने भी हो। अभी आपके पास इसमें कॉमन नहीं है तो हम ए को अलग लिखेंगे, बी को अलग लिख देंगे। ए में कौन से एलिमेंट है, 4 5, बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, यू में कौन से थे, यू में 1 2 3 4 5 थे, वो तो सारे यहाँ पे आ गए, 1 2 3 इसमें आ गए, 4 5, तो यू में हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब इसका जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, इसका यूनियन आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि सबको इकट्ठा कर देना है। तो ये ए वाला कॉमन आ गया और ये वाला भी आ गया, तो ये इसकी ए यूनियन बी बनी। ये उस वक्त बनेगी जब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, अगर कॉमन होगा तो फिर इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का शेडेड रीजन।
ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए और बी में कॉमन है। मैंने ये जो ग्राफ बनाई मैंने इसके लिए बनाई है, जिसमें ए और बी जे, ये मैंने सेपरेट अलग से आपको एक एग्जांपल दी, जिसमें अगर कोई कॉमन ना हो तो हम ये करते हैं। अभी तो फिलहाल कॉमन है ना, तो मैंने उसके साथ ये ग्राफ बनाया। अच्छा, अब ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 आएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन 4 आ गया। इंटरसेक्शन कौन सा था, ये वाला कॉमन रीजन था, तो ये इसका आंसर है। इस केस में जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो बनता है वो क्या बनता है, खाली सेट बनता है। इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और इसमें आपने शेड नहीं कर, ठीक है, इसमें आपका शेड नहीं बनेगा क्योंकि आंसर कोई है ही नहीं है, खाली है। तो इस केस में ये बनेगा, अगर कोई कॉमन होगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ये। ठीक है, लास्ट देखें, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, वो एलिमेंट जो ए में आए बी में ना आए। अब देखें, ये ए है, ये बी है। ए में एलिमेंट क्या आ गए थे 4 5, बी में क्या आ गया था 4, ठीक है ना। तो बी वाले निकाल दें, बाकी क्या बचा 5। तो ये इसका आंसर देखें, 4 तो शामिल ही नहीं करना, तो 4 तो निकल गया। तो ये 5 पे आपने शेड करना, 4 पे शेड नहीं। यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा। नो सर। चलो बस इसको ये वाइंड अप करते हैं, आखिरी पेज है वेन डायग्राम का। अब देखें, अब इसको मैं दो वाला करेगा, दो वाले में एक दो केस और बनते हैं। जैसे देखें, अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट देखें, अभी जो मैंने लिया था, अभी जो मैंने ग्राफ ये वाला बनाया था आप लोगों के लिए, इसमें इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी था, यू नहीं था। यू हमने शो किया है, मगर हमने डिस्कस किसको किया था, ए और बी को किया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाला ए माइनस बी। अब यू का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, यू भी अगर आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे देखें। अब ये चीज़ है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे अब क्या चीज़ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जरा देखें, मेरे पास देखें ए यू किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5, ए किसके इक्वल है 4 5, बी किसके इक्वल है 4 के। अब इसका हम ये वाला चीज़ डिस्कस करें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जिसको हम डी मॉर्गन की लेफ्ट साइड भी कहते हैं। पहले क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ग्राफ में हम बाद में बनाएंगे। ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन क्या बनेगा 4 5, ठीक है, ये 4 5 ये यूनियन बी बना। उसके बाद क्या करना है कंप्लीमेंट, यानी कि इस ए यूनियन बी को यू में से निकाल देना। तो ए यूनियन बी में क्या आ गया 4 5, इसको निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा 1 2 3। तो ये आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आ गया 1 2 3, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, ये आपका ग्राफ बना, ये यू बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया, दोनों में कॉमन क्या था 4, ये 5 ए में था, बाकी जो बचा वो 1 2 3। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 1 2 3 किस में आ रहा है यू में आ रहा है। तो ये यू वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा श्योर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहले क्या निकलेगा ए कंप्लीमेंट, फिर क्या निकलेगा बी कंप्लीमेंट। जब ये ग्राफ बनाते हैं तो ओवरऑल बनाया जाता है, ग्राफ चेक करना हो तो वो साइड पे करें। अच्छा अब देखिए ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये यू है, ये ए है, ये दोनों निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा 1 2 3, ये क्या होगा ए कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या होगा 4 को निकाल दें 1 2 3 5, ये बी कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट क्या आया 1 2 3, बी कंप्लीमेंट क्या आया 1 2 3 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आता है 1 2 3, इंटरसेक्शन क्या आता है 1 2 3, 1 2 3 दोबारा वही वाला सेट आ गया जो हमारा इसके अंदर है। देखें उसमें भी तो 1 2 3 शेड हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे ए और बी, तो शेड क्या हुआ ये वाला। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो पहले आप ए कंप्लीमेंट निकाल लें, ठीक है, ए कंप्लीमेंट निकाल लें, वो ये बनता है। ए कंप्लीमेंट में आपको बनेगा था 1 2 3, ये ए कंप्लीमेंट में बी, ये देखो ये मेरे पास यू आ गया, ये मेरे पास ए आ गया,
ये मेरे पास 4 के साथ बी आ गया, ये 1 2 3, ए कम्प्लीमेंट क्या बनता है 1 2 3, तो ये आपका ए कम्प्लीमेंट है, ये ठीक है, ये हमारा क्या आ गया ए कम्प्लीमेंट, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। अच्छा बी कम्प्लीमेंट क्या है, बी कम्प्लीमेंट क्या होगा कि 4 को निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा 1 2 3 4 5, तो ये वाला बी कम्प्लीमेंट, ये सारा 1 2 3 5, 4 नहीं आया, 4 को तो माइनस करें। अब इन दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन, या आप ये वाला जो काम है ये आप सेट पे करेंगे, आंसर आपने सिर्फ शो कर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो शेडेड रीजन इकट्ठा आएगा, ये शेडेड ऐसा आ रहा है, ये भी शेडेड ऐसा आ रहा है, इसमें 5 पे भी शेड हुआ है, यहाँ पे 5 पे नहीं हुआ, तो कॉमन में ये वाला नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ गया, तो ये वाली चीज, ठीक है। तो ये आपका देखें, इसका जो आंसर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 1 2 3, उसका आंसर और ये जो इसका आंसर वो दोनों क्या थे सेम थे, तो जो मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास जो पहले वाले का आंसर है 5 और जो 6 का आंसर है वो क्या आ गया सेम, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं, एनी प्रॉब्लम, हाँ जी कोई प्रॉब्लम, हाँ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताएं। नो सर। अच्छा आखिरी चीज बताने लगूंगी तो उसके बाद उसको वाइंड अप करें। देखिए वेन डायग्राम हम इस्तेमाल बड़ी जगह पे करते हैं, इसका इस्तेमाल देखें कि कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पहले मैं सिंपल वाली बता, ये देखिए एक सिंपल एप्लीकेशन कि वेन डायग्राम हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये तो अभी हमने सेट में पढ़ा है ना, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होता है, ये जरा देखिए लिखा हुआ है एट अ फ्रूट मार्केट, एक फ्रूट मार्केट है उसमें 155 कस्टमर, एक फ्रूट मार्केट है जहाँ पे 155 कस्टमर जो है वो फ्रूट परचेज करें, तो कितने कस्टमर है टोटल 155, ये यूनिवर्सल हो, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, टोटल कितने 155। अच्छा अब देखिए उसमें से 95 ने क्या परचेज किया, पीच परचेज किया, पीच का तो पता है ना आप लोगों को, हाँ जी मौजूद है सब, मौजूद है, ये चले गए सारे, यस चले मैं अभी अटेंडेंस भी कर लेती हूँ। अच्छा इसमें देखें पीच कितने लोगों ने परचेज किया 95, स्ट्रॉबेरीज कितने लोगों ने परचेज की 80 लोगों ने, और 35 ने क्या परचेज किया, दोनों परचेज किए, पीचीज की और स्ट्रॉबेरीज की। अब इसको जरा देखें शो करें, तो जिन्होंने 35 वो लोग हैं जिन्होंने पीच भी परचेज किया है और स्ट्रॉबेरीज भी, तो ये तो कॉमन हो गए, जो दोनों चीजें लेते हैं वो क्या आ जाएगा कॉमन में आ जाएगा। अब इसका जरा ग्राफ देखिए, ये हमारा एक ग्राफ है यूनिवर्सल, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर टोटल कितने लोग हैं 155 कस्टमर्स टोटल। अब ये जो पी है ये पीचेस को शो कर, एस जो है वो स्ट्रॉबेरीज को शो, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, जो पीच है उसको पी से लिखा है, जो स्ट्रॉबेरीज है वो एस से लिखा है। अच्छा पहले कॉमन वाले को देख लें, कॉमन कितने, कॉमन कितने 35 वो लोग हैं जिन्होंने पीची भी खरीदी है और स्ट्रॉबेरीज भी खरीदी है, तो ये कॉमन पोर्शन था, तो ये कॉमन में आ गया, ये क्या आ गया कॉमन में आ गया 35, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा फिंगर रखते हैं, पीचीज 35 तो कॉमन हो गई, तो पीचीज टोटल कितनी थी 95, तो 35 किसमें चली गई कॉमन में, बाकी कितनी बच गई 60, तो जब पी के अंदर टोटल निकालोगे तो 35 प्लस 60 कितना आ गए 95, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरीज देखिए, स्ट्रॉबेरीज कितनी है 80, कॉमन कितनी थी 35, तो ये बी सेट है एस वाला, तो 35 निकाल दें 80 में से, बाकी क्या बना 45, इन दोनों को ऐड करें तो 80 बनना चाहिए, ये इसका ग्राफ बन गया, वेन डायग्राम बन गया, तो यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पिक्चर से देखना बहुत आसान हो जाता है, अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि कोई टोटल कितने कस्टमर है 155, पीच कितने लोगों ने खरीदा 60 प्लस 35, एस कितने स्ट्रॉबेरीज कितने लोगों ने खरीदा 45 प्लस 35, दोनों ने कौन कौन से खरीदे हैं स्ट्रॉबेरीज और पीचेस कितने लोगों ने खरीदे हैं 35 में, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक और चीज़ भी पता लग सकती है, ये भी अगर हमें पता लगाना हो कि कितने लोगों ने ना पीच खरीदा है ना स्ट्रॉबेरीज खरीदी है, कितने लोगों ने, अब देखें पीच कितने लोगों ने खरीदा है, पीच कितने लोगों ने खरीदा है 95 लोगों ने, यानी कि इन सबको ऐड करना है, 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 60 कितना हो गया 140, यानी कि 140 लोगों ने पीच भी खरीदा है स्ट्रॉबेरीज भी खरीदी है, दोनों भी खरीदी है,
कितने 140 लोगों ने। तो बाकी कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं 155। तो कितने लोगों ने परचेज कुछ भी नहीं किया, 15 लोगों ने। तो हम यहाँ से ग्राफ से हर चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम हर चीज निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी परचेज ओनली पीचेस, कितने लोगों ने सिर्फ पीच खरीदा है, कितने लोगों ने सिर्फ पीच खरीदा है। तो ग्राफ आपने बना लिया, वहां से आप चेक कर सकते हो। देखें पीच की बात क्या आ गया, तो ये पीच आ गया। 35 तो बोल रहे हैं जो स्ट्रॉबेरीज भी हैं पीच भी हैं, हमने किसको चेक करना है, सिर्फ पीच को। तो सिर्फ पीच कितने हैं 60। तो 60 लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ पीच को खरीदा है। अब यहाँ पे देखें हाउ मेनी परचेज नाइदर पीचेस नॉट स्ट्रॉबेरीज, कितने लोग हैं जिन्होंने ना पीच खरीदा है ना स्ट्रॉबेरीज खरीदी है। तो टोटल यहाँ से ऐड कर लें, वो कितने बनते हैं 140। तो 140 वो लोग हैं जिन्होंने पीच भी खरीदा, स्ट्रॉबेरीज भी खरीदी और पीच और स्ट्रॉबेरीज दोनों खरीदी। तो बाकी कितना बचा 155 माइनस 140, तो 15 वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें ग्राफ वेन डायग्राम से हम बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। आखिरी चीज़ देखें, आखिरी एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एक सर्वे है, कितने स्टूडेंट्स का 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, यानी कि जो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा यूनिवर्सल, ये टोटल इसमें 100 स्टूडेंट होने चाहिए टोटल। अब वो देखें जरा आगे, अब क्या कहता है जरा देखें, 45 टेक इंग्लिश, इंग्लिश को मैं ई से लिख रहा हूँ, मैथ को मैं एम से लिख रहा हूँ और स्पेनिश को मैं एस से लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा तो नहीं हम लिख सकते, इसके अंदर छोटा लिखेंगे। अच्छा अब 45 लोगों ने क्या लिया इंग्लिश। पहले जब ग्राफ में शो करें तो कॉमन वाले को शो करें, पहले हमने किसको शो करना है, कॉमन वाले। सबसे बड़े बड़े कॉमन को लेते हैं, फिर दो वाले कॉमन को लेते हैं। अभी कितने सब्जेक्ट है, इंग्लिश मैथ और स्पीच, 3 इंग्लिश मैथ और स्पीच। तो जब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक सर्कल इंग्लिश का होगा, एक मैथ का होगा और एक स्पीच का होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है जो तीनों में कॉमन है, जिसने इंग्लिश भी रखा हो, मैथ भी रखा हो, स्पीच भी रखा हो, पहले हम उसको शो करेंगे, ये वाला क्वेश्चन वो हम पहले चेक करेंगे, फिर दो करके देखेंगे। अब देखें 45 ने क्या लिया इंग्लिश, 25 ने क्या लिया मैथ, 8 ने क्या लिया इंग्लिश और स्पीच, ये कॉमन है, इसको भी हम देखेंगे, ये 2 का कॉमन है, मगर चूंकि सेट 3 बने तो पहले हम 3 वाले को देखेंगे। 12 जो है वो उन्होंने क्या लिया स्पीच और मैथ, ये भी 2 है। 6 ने क्या लिया इंग्लिश और मैथ, ये भी 2 वाला है। 2 टेक ऑल 3, ये हमारा कॉमन है, ये किसका कॉमन है, तीनों का, ठीक है। तो तीनों का कॉमन बनाते हैं, पहले आपने ए बनाया, ये देखें मैं दोबारा इसको बना देता हूँ ताकि वहाँ पे समझना आसान हो। ये आपका ए आ गया, ई आ गया, ये आपका मैथ आ गया और ये आपका इंग्लिश आ गया और उसका स्पीच आ गया। अब तीनों में जो कॉमन है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला वो है जो इंग्लिश में भी आता है, मैथ में भी आता है और एस में भी आता है। और ये वाला जो है ये वो है, ये वाला ये जो मैथ में भी आता है और एस में भी आता है, ये वाला। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इंग्लिश में आता है स्पीच में आता है, ये वाला जो है वो मैथ और इंग्लिश। पहले तीनों वाला कॉमन देखना है, फिर 2 वाला कॉमन देखना है, फिर सिंगल वाला। अब तीनों में क्या आ गया था, तीनों में 2 आ गया, 2 टेक ऑल 3, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इंग्लिश 45 क्या थे, इंग्लिश और मैथ यहाँ पे कॉमन, इंग्लिश और स्पीच कितने लोगों का था 8, इंग्लिश और स्पीच 8 लोगों का है, ये इंग्लिश है ये स्पीच है, तो कॉमन दोनों का ये बनता है। तो 2 तो दोनों में चला गया, टोटल कितने हैं 8, तो 2 तो यहाँ पे चले गए, बाकी कितने बचे 6 बच गए, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखें जरा स्पीच और मैथ, स्पीच और मैथ में कितने लोग हैं 12, स्पीच और मैथ कहाँ कहाँ पे आता है, ये एस है ये मैथ है, इसको देखना है, ये वाला पोर्शन देखना है। 2 तो कॉमन में चले गए, टोटल कितने हैं 12, तो 10 गया, 10 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे 12, क्योंकि 2 वो है जो तीनों जिन्होंने रखे। अच्छा आगे देखें, आगे क्या है कि 6 वो है जिन्होंने इंग्लिश और मैथ। अब इंग्लिश और मैथ को देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये कितने हैं 6, तो 2 तो कॉमन में चले गए जो सबके अंदर कॉमन था, बाकी क्या बचे 4। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब 45 वो है जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश रखे। अब एक एक को इंग्लिश कितने वाले हैं 45। अब इंग्लिश वाले पे देखें, इंग्लिश कहाँ कहाँ पे चला गया, एक इंग्लिश यहाँ पे चला गया, एक इंग्लिश यहाँ पे चला गया, एक इंग्लिश यहाँ पे, ये इंग्लिश वाला सर्कल है, ये वाला ये इंग्लिश का सर्कल है, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो 4 2 6, 6 और 6 12, तो टोटल कितने 45, 45 में 12 निकालते हैं तो 33, ये वहाँ यहाँ पे लिखेंगे,
इसी तरीके से मैथ कितने का था 25, मैथ वाले सर्कल देखें, ये मैथ का सर्कल है ये वाला, ठीक है। तो 10 14 14 और 2 16, 16 के बाद टोटल कितने हैं 25, तो 16 में से बाकी जो बचेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे कौन सा है 45 ये हो गया, 8 इंग्लिश ये कंबाइन हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है जी कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक, ये हमने सारा शो कर दिए नंबर्स की शक्ल, ठीक है। और ये 22 वो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वो कैसे चेक होगा, ये सारे ऐड कर लें जितने भी बनते हैं, तो टोटल कितने थे 100 थे, इन टोटल में से 100 को निकाल, ये टोटल जो है 100 में से निकाल दें तो वो बाकी बचेंगे 70, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हु डू नॉट टेक स्पेनिश, जिन्होंने स्पेनिश नहीं लिया, ठीक है। अब वो क्या होगा, स्पेनिश जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, स्पेनिश वाला निकाल दें ये वाले, तो बाकी ये बचते हैं, इनको आपने क्या किया ऐड कर, इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वो है कि वो बताने हैं कि जितने किसी ने बिना लिए हों, तो ये सबको ऐड कर लें, 100 में से निकाल लें तो 22 आ जाएगा। अब ये क्या है, टेक मैथ मगर इंग्लिश और स्पेनिश में लिया, मैथ तो लिया है मगर इंग्लिश और स्पेनिश नहीं लिया, तो ये मैथ का सर्कल है, ये इंग्लिश वाला सर्कल इसमें ये निकल गया, स्पेनिश